अपने चैनल पर गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करेंगे। ये भारत का बड़ा महत्वपूर्ण साम्राज्य है। इस गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसमें हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ, इसमें रामायण की रचना हुई, इसमें महाभारत की रचना हुई, इसमें हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने। अब ये मौर्यन साम्राज्य भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन मौर्यन साम्राज्य के पतन के बाद भारत में छोटे छोटे राज्य बन गए। उसमें विदेशियों का आक्रमण होना शुरू हो गया। उसमें हिंदू जनानी, शक, कुषाण का आक्रमण रहा। उन्होंने ध्वस्त किया भारत की परंपरा को, उसने हमले किए, भारतीय लोगों का कत्लेआम किया। लेकिन बाद में जो गुप्त साम्राज्य है, ये 4वीं से 6वीं शताब्दी में भारत में आया। ये 300 से लेकर 530 ईस्वी तक इसका राज्य रहा है। अब वैसे धर्म की किस धर्म जाति के थे? धर्म तो हिंदू धर्म के थे। जाति ये मानी जाती है भी आमतौर पर इसको वैश्य माना जाता है। मुझे लगता है ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय या वैश्य दोनों में हो सकते हैं, इसके हमारे ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके जो स्रोत हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है विशाखा दत्त की किताब है मुद्रा राक्षस। एक और किताब है कौमुदी महोत्सव, और उसके बाद कालिदास की रचनाएं हैं। इसमें कुछ विदेशी यात्री भी हैं। गुप्त साम्राज्य में एक यात्री आया फाहियान, उसने अपनी किताब लिखी है, उसमें पूरा गुप्त काल का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में बहुत सारे स्तंभ लेख मिलते हैं। उसमें प्रयाग का है, उसमें महरौली का है, उसमें एरन का है। इसमें हमें तामिल पत्थर मिलते हैं, उसमें कई लेख लिखे हुए हैं। गुप्त काल में बेशुमार सोने के सिक्के मिले हैं। तो हमें मतलब बेशुमार सोर्स मिलता है गुप्त काल में। ये इसलिए गुप्त काल की अच्छी जानकारी हमें मिलती है। इसमें हम अब इतिहास के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल की स्थापना कैसे हुई, कौन से राजे हैं, इसमें क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं। सबसे पहले माना जाता है कि श्री गुप्त नामक राजे ने इसकी स्थापना की थी। 210 में ये माना जाता है भी जो ये इसकी स्थापना हुई। ये जो मैंने बताया भी मेन हमें प्रयाग का एक स्तंभ लेख मिला, जिसमें हरिसेन जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसने 33 लाइनें लिखी हैं, और 33 लाइनों में ही पूरा उसका वर्णन है, जो उसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें संस्कृत में लिखी हुई है लाइनें ये। तो 210 में श्री गुप्त ने ये इस राज्य की स्थापना की। छोटा सा राज्य था, ऐसा माना जाता है भी शायद सम्मत था, छोटा सा, कोई बड़ा नहीं था। ये भी कहा जाता है भी शायद ये कनिष्क के समय सम्मत थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य की स्थापना कर ली। उसके बाद उसका बेटा था घटोत्कच, वो 280 से 310 ईस्वी तक उसने राज किया। उसकी कोई खास हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है भी महाराज की उपाधि उन्होंने धारण की। उस समय महाराज की धारण भी बड़ा राजा ही उपाधि धारण करता था। तो ये उसकी अगली उपलब्धि है। अब जो पहला राजा मिलता है जिसकी अच्छी पकड़ थी, जिसने अच्छा साम्राज्य कायम किया, वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से लेकर 335 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाला वो कौन है? चंद्रगुप्त। इसकी 2-3 घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसने लिच्छवी राजकुमारी, जो लिच्छवी कबीला था उस समय, उसकी राजकुमारी थी कुमार देवी, उसके साथ विवाह किया। उसमें सिक्के चलाए, सिक्कों पर उस विवाह का वर्णन है। इसका मतलब विवाह को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। लिच्छवी कबीला बड़ा स्ट्रॉन्ग था। एक इन्होंने गुप्त संवत चलाया 319 में। इससे पहले कुषाण शासकों ने भी 78 ईस्वी में चलाया था। तो ये दो, एक तो गुम्बद समझ चलाया, एक इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाद में इनका जो बेटा समुद्रगुप्त भारत का राजा बना, उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, भारत का नाम बड़ा ऊंचा किया। ये 335 से 375 ईस्वी तक राज्य का विस्तार किया। बड़ा प्रतापी राजा था। तो उसके बारे में जो जानकारी मैंने पहले ही बताया आपको भी, प्रयाग का एक शिलालेख मिला है। ये शिलालेख माना जाता है भी अशोक के समय में बना था। ये पहले कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में अकबर ने इसको उठाकर इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयाग है, उसमें लगाया था। इसमें वैसे तो जानकारी हमें मिलती है, मैंने बताया आपको भी इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, इसमें जहांगीर और बीरबल की भी कुछ जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इतिहासकार है विजय स्मिथ। वो कहता है कि वो भारत का नेपोलियन था। जैसे यूरोप में, फ्रांस में एक व्यक्ति हुआ है नेपोलियन, उस बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसके साथ उसकी तुलना की है। पिछले भी बेशुमार विजय प्राप्त की हैं, लगातार विजय प्राप्त की हैं, वो सबकी जानकारी हमें उसमें मिलती है। इसमें हमें देखो प्रयाग का स्तंभ लेख है, एरन के मेष की विजय मिलती है। इसमें देखो अभी हमें मिलता है भी, मैंने आपको बताया भी, ये जो हमें है भी आर्यावर्त
के 9 राजे थे। नाग वंश बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहले 3 राजे आए, उन्होंने एक गठबंधन बनाया, उन्होंने समुद्रगुप्त से लड़ाई की, लेकिन बाद में 9 राजे मिलकर उनके साथ आ गए। अब ये इलाहाबाद के स्तंभ लेख मतलब 9 राजे जो ज्यादातर नाग वंश के थे, उनको एक झटके में हरा दिया और पूरे आर्यावर्त प्रदेश में कब्जा कर लिया। इसमें बरेली का राजा भी था, ग्वालियर का भी था, मथुरा का भी था, मतलब पूरे उत्तरी भारत आर्यावर्त पर उनका कब्जा हो गया। इसके बाद दक्षिण भारत पर भी माना जाता है कि 12 राजाओं को उन्होंने हराया। उसमें कौशल का राजा महेंद्रगिरी था, कांची का राजा विष्णुगुप्त था, देवराष्ट्र का कुबेर था, कुबेर के स्वामी थे। मतलब दक्षिण के 12 राज्यों को हराकर दक्षिण पर भी कब्जा किया। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हराने के बाद उन राज्यों को ही राज करते, लेकिन अधीनता स्वीकार करवा लेते थे। इसी प्रयाग के लेख में हमें मिलता है उसने सीमावर्ती जो राज्य थे उसमें जैसे समंतर है, उसको बंगाल था, डवाक ढाका कहा जाता था, कामरूप असम है, तो नेपाल और करतारपुर जो जलंधर के पास है, इन सीमावर्ती इलाकों पर भी विजय प्राप्त की। कुछ गणतंत्री कबीले थे उस समय, जैसे मल्लव है, अर्जुन नायन है, जोधे है, मदरक है, भीर है, भील्स है, कक है, खारपिक है, इन सब पर उन्होंने अधिकार किया। और अंतिम में उन्होंने असम में जंग किया। जो सबसे बहादुर राजा होता था वो असम में जंग करता था। एक सिक्का मिला है हमें सोने का, उसमें वो असम में जंग कर रहा है, घोड़े की बलि दे रहा है। तो माना जाता है भाई सबसे जो शक्तिशाली राजा है वो समुद्रगुप्त। इसके बाद उसका जो बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड, वो भारत का राजा बना। 380 से लेकर 414 तक उसने राज किया। देवी चंद्रगुप्तम में ऐसा माना जाता है शायद चंद्रगुप्त पहले से उसका एक बड़ा भाई था रामगुप्त, वो राजा बना, लेकिन वो शकों से हार गया। तो उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने राजगद्दी पे बैठे। ऐसा कोई ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, हमें यही वर्णन मिलता है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका योग्य बेटा जो था चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वो भारत का राजा बना। तो उसकी पिता समुद्रगुप्त थे, माता दत्त देवी थी। तो उसकी 2 पत्नियां हमें नाम मिलती हैं, एक तो ध्रुव देवी, कुबेर, उसके बाद एक कुबेर नाग। देखो ये उस समय ना अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई कारण थे। उसमें एक था भी मैट्रिमोनी रिलेशन। तो उसने एक तो नाग वंश बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो नाग वंश के जो कुबेर नाग से विवाह किया। उसकी बेटी हुई प्रभावती, वो एक वाकाटक वंश था, रुद्रसेन, वो साउथ महाराष्ट्र में था। रुद्रसेन दूसरे विवाह कर दिया। तो उसने मतलब अलग अलग जो उसमें डायनेस्टियां थी उसके साथ संबंध अपने मजबूत किए। सबसे इंपॉर्टेंट जो जीत मानी जाती है वो शकों को हराने के बारे में मानी जाती है। 300 साल थे जो शक थे वो भारत में राज कर रहे थे, विदेशी थे वो। सौराष्ट्र का प्रदेश है गुजरात में, रुद्र सिंह तीसरा वहां राज करता था। समुद्रगुप्त भी उनको हराने में कामयाब नहीं हुआ था, जहां ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन विक्रमादित्य ने जब उसको लगा भी ये विदेशी लोग हैं जो भारत की धरती पे राज करते हैं, तो उन्होंने पूरे लामो लश्कर के साथ वहां पर गए और शकों का शिकार किया। वहां पर उनको उखाड़ कर बाहर फेंका और वहां पर उसने जीतने के बाद चांदी के सिक्के चलाए। इसी खुशी में उनको जो विक्रमादित्य की उपाधि मिली, मतलब वीर व्यक्ति को, मतलब विक्रमादित्य मतलब वीर व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति, सूरज का उदय। उसके बाद हमें एक महरौली का स्तंभ लेख मिलता है। महरौली के स्तंभ लेख में माना जाता है कि उसने एक बंग प्रदेश और एक बहलीक प्रदेश को विजय प्राप्त की। ये जो बहलीक प्रदेश था माना जाता है भाई सिंध की 7 नदियों को पार करने के बाद उसने एक बहलीक नदी, मुझे माना जाता है अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर उन्होंने विजय प्राप्त की होगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इनको बड़ा अच्छा राजा माना जाता था, बड़ा अच्छा प्रशासन था, बड़ा नरम प्रशासन था। इनके राज्य में ही भाईजान आया, उन्होंने बड़ी तारीफ की, ये जनता की भलाई की तरफ खास ध्यान देते थे। इनके राज्य में 9 रत्न थे। इनके राज्य में धनवंतरी था, फाईजान था, कालिदास था। इनके राज्य की 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन। और समुद्रगुप्त की अपने पिता की तरह ही ऐसा माना जाता है इन्होंने असम में जग किया। काशी के सभी मिली एक मूर्ति जो असम की मूर्ति है, उससे पता लगता है शायद इन्होंने असम में जग भी किया होगा। तो ये उसके बाद गुप्त कालों में एक और इम्पोर्टेंट राजा है कुमार गुप्त, जिसने 415 से 55 तक लगभग 40 साल भारत में राज किया। इसकी 2 घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आमतौर पर अगर छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करने वाले कुमार गुप्त, उसमें हुनों का आक्रमण हुआ, पहला आक्रमण हुआ। उसके साथ उन्होंने टक्कर लेने के लिए अपने बेटे स्कंदगुप्त को भेजा, तो स्कंदगुप्त उनको हराने में कामयाब हुआ। एक पुष्य मित्र थे, उनको भी हराया इन्होंने, वो उसके लिए भी स्कंदगुप्त को भेजा गया। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त 455 में राजा बने। तो इसकी मैंने पहले बताया ही है। इन्होंने 2 काम किए, एक तो उन्होंने हुनों को, एक पुष्य मित्र को हराया, एक सुदर्शन झील का निर्माण किया।
ऐसा माना जाता है कि शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण किया था, लेकिन बाद में इसकी रिपेयर या मुरम्मत उन्होंने दोबारा करवाई। तो ये 455 के बाद गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ गया। 550 में पूरी तरह समाप्त हो गया। एक भानुगुप्त राजा मिलता है, उसके समय में एक एरन स्तंभ लेख मिलता है जिसमें भारत की पहली सती प्रथा का वर्णन मिलता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सती प्रथा का वर्णन उसमें दिया गया है। अंतिम राजा जो विष्णुगुप्त था, ये हमने गुप्त काल के गुप्त राजाओं के बारे में, गुप्त राज के साम्राज्य के बारे में बात की है। तो अगले गुप्त साम्राज्य के पार्ट 2 में हम उसके प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, उसकी आर्थिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।